मैं क्या बनिया। मैं हरिदास मीणा, राजनीति विज्ञान विभाग, राजीव कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम मैकियावली का अध्ययन करेंगे और मैकियावली में भी मैकियावली को अपने युग का सचिव क्यों कहती हैं का यहाँ अध्ययन करेंगे। मैकियावली अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिक के दर्शन और नीतियों पर उसके देशकाल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है, परंतु मैकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। उस पर प्रोफेसर डनिंग का यह कथन अक्षर से लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी भिन्न होते, और यह भी सच है कि यदि मैकियावली इटली में 15वीं सदी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त न होता जो उसे आज प्राप्त है। मैकियावली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उसके समाधान प्रस्तुत किए। उसकी सभी प्रमुख रचनाएं द प्रिंस, डिस्कोर्सेज और युद्धकला सभी समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण हैं। सैवाइन ने इस संबंध में कहा है कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावली। पुनर्जागरण युग की जिन बातों ने मैकियावली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला और उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की, उसका अध्ययन इन शीर्षकों में किया जा सकता है। नंबर पहला, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। 16वीं सदी तक चर्च और राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतया समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण आरंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की सामंतों की शक्ति और पोप ने काउंसिल आंदोलन की प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का अंत कर दिया। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने, और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। उसने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो था, जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज नामक पुस्तकों में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति प्रदान की है। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी और वे अपने
आपको दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण में नेपल्स का राज्य, मध्य इटली में रोमन चर्च, मिलान के डची, वेनिस और फ्लोरेंस के गणराज्य। ये राज्य परस्पर युद्ध लड़ते रहते थे। पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे और वे कभी फ्रांस और कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार इटली में फूट गृह युद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। मैकियावेली एक उच्च देशभक्त था और इस संबंध में उसने फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। अतः वह फ्रांस की भांति शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए मेडिची घराने के गुइलियानो से यह आशा प्रकट की कि वह इटली का एकीकरण करे और मूसा की भांति उसे विदेशी बर्बरों की दास्ता से मुक्त करे। किंतु उसकी यह इच्छा 350 वर्ष बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काबूल और गैरीवाल्डी ने ही पूरी की। तीसरा है पुनर्जागरण। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ था। उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था और यूनानी और रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी। राजनीतिक क्षेत्र धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता और नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया था। उसका स्थान बुद्धि, विवेक और तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। इस काल में व्यापार, छापेखाने की कला, यातायात के साधनों के विकास में नए जीवन, नई चेतना, नई दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया था। सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त स्वच्छंद बौद्धिक भ्रमण इस युग की विशेषता थी। फ्लोरेंस नवीन संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली पूर्ण रूप से एक फ्लोरेंस निवासी था। अतः उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके और राज्य के सिद्धांतों के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावेली में घर कर गई कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है, इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। मैकियावेली ने राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिए उनमें पुनर्जागरण की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। धर्म और नैतिकता। 15वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जीवन और कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा समाप्त कर दी। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने लिखा है कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। उसी स्थिति में सेवा नोराल जैसे संत ने चर्च के सुधार की मांग की तथा नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया। उसकी शिक्षाओं का लोगों पर प्रभाव पड़ा, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए सेवा नोराला को बंदी बना लिया गया एवं उसे जीवित जला दिया गया। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी और साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे। मैकियावेली
पर अपने समय की परिस्थितियों का प्रभाव था। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने नरेश को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार और धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए। मैकियावेली ने नरेश को छल बल से राज्य तथा अपने शासन की रक्षा करने की खुलकर सलाह दी। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की यह विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। अतः मैकियावेली भी इटली को पोप के प्रभाव और नैतिक बंधनों से मुक्त कर एक राज्य के रूप में देखना चाहता था। उसने अपने समय में चर्च को जिस भ्रष्ट रूप में देखा, उसके अनुरूप वह लिखता है कि हमें इटालियन वासी रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। चर्च के एक हम बात के लिए ऋणी हैं, वह यह हमारे लिए विध्वंस का कारण है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित रखा और वह अब भी ऐसा कर रहा है। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा। शासक और पोप के संघर्ष, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी है और उसने यह विचार व्यक्त किया कि न तो ईश्वर में मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और न ही वह नैतिक प्राणी। वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी, खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डनिंग का यह कथन अक्षर से सत्य है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। इसी प्रकार W.T. जोन्स ने भी कहा है कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। आज इतना ही। जय हिंद।